आप लोग अपना स्थान पर पीछे कोई खड़ा नहीं रहे। साथियों, अब बैठ जाइए। साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य आप सब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस 5 जुलाई को होता है और ये 5 जुलाई का दिन हमेशा परिवार के लिए और हमारे नेता के शुभचिंतकों के लिए, उनके समर्थकों के लिए हमेशा से एक खुशी का दिन रहा है। मैंने खुद अपने जीवन में लगभग 40 साल उनके साथ खुशीपूर्वक इस दिन को मनाया। घर में खुशियां बांटी गईं, साथ में केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। पर इन 40 सालों में कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे नेता की मौजूदगी, मेरे पिता की मौजूदगी उनके जन्म दिवस पर ही नहीं होगी। यकीनन पिछले ये 2 साल उनके बिना उनका जन्मदिन मनाना कठिन रहा है, भावुक रहा है, परिवार के लिए पीड़ादायक रहा है। पर फिर भी जयंती दिवस है उनका और उनके इस जयंती दिवस ने मुझे हमेशा ताकत ही दी है इन 2 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है। पिछले साल उनके जन्म दिवस से कुछ समय पहले जून का माह था जब मेरे परिवार में, मेरी पार्टी में एक टूट हुई। परिवार और पार्टी दोनों कठिन परिस्थितियों से गुजरे और उसके बाद 5 जुलाई ही वो तारीख थी, मेरे नेता का जन्मदिन। वही वो तारीख थी जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, हम लोगों ने शुरुआत की थी। और पिछली 5 जुलाई 2021 को पटना एयरपोर्ट से लेकर हाजीपुर तक हम लोगों ने पहली आशीर्वाद यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। और उस दिन जिस तरीके का एक जन समर्थन, जन सैलाब देखने को मिला, अब या तो कहीं ना कहीं से मेरे नेता, मेरे पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, जिसकी वजह से इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला। याद है मुझे पिछली 5 जुलाई का वो दिन, धूप भी थी, गर्मी भी थी और आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे बादल भी आने लगे, आंधी भी चली, बरसात भी हुई जमकर, पर उस आशीर्वाद यात्रा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। जनता का प्यार, जन सैलाब उसी तरीके से रहा और यही शुरुआत हुई आशीर्वाद यात्रा की, जो बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई गई और हर ज़िले में उतना और लगभग उससे ज़्यादा हर बीतते समय के साथ जनता का प्यार, जनता का समर्थन बढ़ता गया। तो ये पिछले साल हमारे नेता के जन्म दिवस पर हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस साल हम लोगों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल 2022, अभी कुछ समय पूर्व जो हम लोगों ने बापू सभागार में कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि हमारे नेता की प्रतिमा बिहार के हर एक जिले में लगाई जाएगी। प्रतिमा का लगना नेता या जो महापुरुष होते हैं, जो आपके लिए श्रद्धेय होते हैं, उनके प्रति एक सम्मान का चिन्ह तो है ही, पर साथ ही में जब आप उनकी प्रतिमा लगाते हैं, आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जानती है।
बच्चे जब वो प्रतिमा देखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि भैया कौन थे, क्या किया। आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल के बाद भी लोग आपको, आपके विचारों को, आपके कार्यों को याद रखते हैं। ये महज एक सम्मान का प्रतीक चिन्ह ही नहीं है, आने वाली पीढ़ी को उनके विचारों से परिचय कराने का भी एक प्रतीक माना जाता है। जितनी ऐसी प्रतिमाएं महापुरुषों की लगी हैं, तो हम लोगों ने 14 अप्रैल को ये निर्णय लिया था कि हमारे नेता की प्रतिमा बिहार के हर एक ज़िले में लगेगी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग उनकी कर्म भूमि से ही करेंगे। आज की तारीख में हाजीपुर और रामविलास पासवान एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए हैं। मेरे नेता ने हाजीपुर को अपनी माँ कहा था, अपनी माँ का दर्जा उन्होंने दिया था, तो उनके जन्म दिवस पर उनकी कर्म भूमि पर ये प्रतिमा लगे, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि उनके जन्म दिवस पर कल परसों हाजीपुर में उनकी एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, और इसी क्रम में उनकी पुण्यतिथि पर हमारे पैतृक गांव, मेरे पिता की जन्मस्थली शहर बन्नी में भी 8 अक्टूबर 2022 को इसी तरीके की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण वहां अपने गांव में भी हम लोग जाकर करेंगे। और इस दरमियान बिहार के अनेकों और ज़िलों में हम लोग इसी तरीके से कार्यक्रम करके हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति का अनावरण हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत, जैसा मैंने कहा, कि हम लोग 5 तारीख को हाजीपुर में बाबा चौहरमल नगर सर्किट हाउस के ठीक बगले में है वो, और वहाँ पर हम लोग सुबह 11 बजे मूर्ति का हम लोग अनावरण करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं की मदद से इस मूर्ति को तैयार किया गया है। इस मूर्ति का अनावरण उस दिन किया जाएगा, और क्योंकि हमारे नेता किसी राजनीतिक दल या किसी गठबंधन की बंदिशों के पाबंद नहीं रहे कभी भी, उनकी मित्रता, उनके प्रशंसक अक्रॉस द पार्टी लाइन रहे हैं, सर्वदल में उनके प्रशंसक रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने भी तमाम दल के नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। प्रदेश के द्वारा तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेता व्यक्तिगत तौर पर जाकर कार्ड और मेरे द्वारा लिखे गए एक पत्र के माध्यम से सबको आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें हर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतागण, उनके कार्यकर्ता, पूरी पार्टी को जो आना चाहें उनका स्वागत है। और तो ये निमंत्रण सबको गया है। जैसा मैंने कहा कि किसी दल, किसी गठबंधन की बंदिशों में मेरे नेता कभी बंधे नहीं रहे। इसी तरीके से जात पात, धर्म, मज़हब, किसी बंदिशों में आप आदरणीय रामविलास पासवान जी को बांध कर नहीं देख सकते। इसीलिए ये प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम है। आज जब मैं आप लोगों के साथ इस वक्त ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, तो बिहार के हर एक ज़िले में मेरे तमाम जिला अध्यक्ष भी इस समय आप ही के पत्रकार मित्रों के साथ, वो लोग भी हर ज़िले में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से हर ज़िले के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, हर ज़िले के ज़िले वासियों को आमंत्रित किया गया है, वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को भी, कि जो भी आना चाहे, और बल्कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हों, सरपंच हों, जिला परिषद के सदस्य हों, अध्यक्ष हों, जितने भी हैं, जितने भी जिला के जिला अध्यक्ष विभिन्न दलों के, हम लोगों की तरफ से ये प्रयास है कि किसी को इस बात का मलाल या शिकायत नहीं होनी चाहिए कि भैया हमको आमंत्रित नहीं किया गया। आपके माध्यम से भी मैं पूरी प्रदेश की जनता को आमंत्रित करता हूँ। एक ऐतिहासिक क्षण है, पहली आदमकद प्रतिमा हमारे नेता की, जिन्होंने बिहार के लिए, बिहारियों के लिए 5 दशक से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया। उनकी पहली प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो यकीनन ये एक ऐतिहासिक लम्हा है, एक ऐतिहासिक क्षण है। और ज़्यादा ऐतिहासिक इसलिए बनता है कि उनकी कर्म भूमि, जो उनकी पहचान रही 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जहाँ जिस वजह से उनका नाम दर्ज हुआ, हाजीपुर, जो उनकी माँ है, वहीं पर ही इस मूर्ति को हम लोग स्थापित कर रहे हैं। तो कई मायनों से ये एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम ये बन जाता है। इसीलिए तमाम पार्टियों के विधायकों को,
सांसद लोकसभा, सांसद राज्यसभा, सबको इसके लिए आमंत्रित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसका निमंत्रण गया है, महामहिम को भी गया है, विभिन्न दलों के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोगों को ये आमंत्रण गया है। जो आना चाहे उनकी श्रद्धा है, कोई पाबंदी, कोई बंदिश नहीं है। हमारे नेता को जो आकर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है, क्योंकि उनके वो संबंध कहीं ना कहीं सबके साथ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आप सबके माध्यम से, जहाँ मैं बिहार की जनता, तमाम राजनीतिक दल, तमाम वरिष्ठ नेता, विभिन्न क्षेत्रों के तमाम वरिष्ठ साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, विभिन्न समुदाय से जुड़े हुए लोग हों, सबको मैं आमंत्रित करता हूं। ओपन प्लेटफॉर्म है, वो खुला मंच है, सब लोग आएँ और अपने श्रद्धा सुमन हमारे नेता के लिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए अर्पित करें। वहीं मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं को भी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर आप सबको भी आमंत्रित करता हूं कि आएँ, उस कार्यक्रम के, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उस ऐतिहासिक क्षण के आप सब भी साक्षी बने और अपने श्रद्धा सुमन हमारे नेता को दें। और ये विश्वास मैं रखता हूं कि मेरे नेता जहां कहीं भी होंगे अपना आशीर्वाद ज़रूर हम लोग को दे रहे होंगे, और उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज हम लोग भी मजबूती से उनके विचार, उनके अंतिम सपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने कार्य वो अधूरे छोड़ कर गए हैं, उनके जितने सपने अधूरे रह गए हैं, हम सब मिलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करें और जिस विकसित बिहार की उन्होंने कल्पना की थी, उस विकसित बिहार की कल्पना को हम लोग सत्य कर पाएँ, ये उम्मीद रखता हूँ। और यही संकल्प उनके जन्म दिवस पर हम लोग सब मिलकर लेंगे। अब इसके अलावा आप लोग के कोई भी सवाल और कुछ? देखिए, इस बात को मैंने हमेशा कहा है, आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता गठबंधन नहीं है। गठबंधन का स्वरूप या गठबंधन का महत्व अक्सर चुनाव के समीप ही महसूस किया जाता है, उसी वक्त गठबंधन के स्वरूप तय भी होते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि नोटिफिकेशन से पहले जो घटक दल जिस गठबंधन में होते हैं, अधिसूचना के बाद भी वो दल वो गठबंधन को बदल लेते हैं। मेरे लिए आज की तारीख में जिन परिस्थितियों से मेरी पार्टी गुजरी है, मेरे लिए स्क्रैच से, ज़ीरो से अपनी पार्टी को खड़ा करने का संघर्ष था। उसी संघर्ष में आज भी उसी संघर्ष को मैं प्राथमिकता देता हूं। अपने संगठन को मजबूती से खड़ा करना, अपने जनाधार को और बढ़ाना। इसी क्रम में पिछले 1 साल से पार्टी के तमाम नेता दिन रात बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, संभवतः हर एक पंचायत गांव में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही गठबंधन की बात, गठबंधन में हम लोग आगामी चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय है। पर वो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये चुनाव के वक्त, जब लोकसभा के जनरल इलेक्शंस होंगे उस वक्त, या उससे पहले अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं, मध्यावधि चुनाव बिहार में होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ, या तो पहले लोकसभा के होंगे या लोकसभा के साथ होंगे बिहार विधानसभा के चुनाव। तो ये जो भी गठबंधन का स्वरूप होगा, ये उस वक्त तय किया जाएगा। गठबंधन उसी के साथ होगा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को महत्व देगा, हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाएगा। देखिए, बिहार में, महाराष्ट्र में जो हुआ उसे कई बार लोग ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं। कई और राज्यों में स्थायी सरकारों को गिराकर वैकल्पिक सरकारों को बनाया गया। मणिपुर उसका उदाहरण है, जेडीएस के साथ जिस तरीके से कर्नाटका में हुआ, या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रातों रात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दूसरे गठबंधन में आना, कमलनाथ जी की सरकार का गिरना और शिवराज जी की सरकार का वहाँ पर बनना, ये तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो कि हाल फिलहाल के वर्षों में विभिन्न और राज्यों में हुई है, जिसकी संभावना से बिहार में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, इसकी संभावना से ऐतराज़ नहीं किया जा सकता। पर कोई ऐसा ऑपरेशन लोटस तथाकथित
बिहार में होगा नहीं, मुझे नहीं पता, पर उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या किसी और ऑपरेशन को की शुरुआत वो करेंगे, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। जिस तरीके से बड़ी पार्टी बनने की होड़ बिहार में हो गई है, भाजपा बड़ी पार्टी, पहले राजद बड़ी पार्टी, फिर भाजपा बड़ी पार्टी, फिर पुनः राजद बड़ी पार्टी, तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ क्यों चल रही है भैया? ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ इसलिए भी हो सकती है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई मौजूदा सरकार गिरती है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो ऐसे में राज्यपाल महामहिम संवैधानिक तरीके से सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ भाजपा बनना चाहती है कि कोई ऐसी परिस्थिति बने तो भैया हमें बुलाएं सरकार बनाने के लिए। अब राजद ने उसमें पहल ले ली है, तो क्या जब राजद ऐसी कोई पहल करेगी भैया सरकार बनाने के लिए हमें बुलाएं, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी क्या किसी दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे? ये तमाम परिस्थितियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता आने वाले समय में। और मैं मानता हूँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद संभवतः ऐसी परिस्थितियां बिहार में उत्पन्न होंगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा है कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, यानी कि जो पहले बयानबाजी हुई भाजपा और जेडीयू के बीच बड़ी बयानबाजी, उसके बाद जिस तरह से कल उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार और दूसरा कुछ नहीं, इसको कैसे लेते हैं? हाँ, तो ये तो रहा ही है भैया, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार बिहार में, ये तो चलता ही आ रहा है। ये तो भाजपा को इस पर जवाब देना है ना कि भाई इतना नतमस्तक क्यों भाजपा अपनी नीतियों पर बिहार में नहीं उतर पाती है। सीए एनआरसी सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी इनकी योजना, उसके खिलाफ बिहार में प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री के सामने भाजपा के नेता नतमस्तक रहते हैं। जब आप अपने सिद्धांतों पर नहीं खड़े रह सकते तो जो उपेंद्र जी ने कहा क्या गलत कहा? आपको जातीय जनगणना पर देश भर में आप अपनी अलग राय रखेंगे, यहाँ पर आप साथ में इनके सहमत हो जाएंगे। विभिन्न और विषयों पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी की अलग राय होती है, पर बिहार में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात जिस पर मेरा ऐतराज़ 2020 विधानसभा के चुनाव में हुआ था, कहा जाता है कि भैया सीटों को लेकर मुझे इशू था। एक तरफ डेफिनेटली यस, भाई मेरी पार्टी के इतने नेताओं ने मेहनत की, सीटों की संख्या मेरे लिए मायने रखती थी। 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं, जो पार्टी इससे पहले 150 सीट, 75 सीट, 42 सीट, अब 15 सीट, आप जिस तरीके से सीटों की संख्या गिराई गई वो तो एक ऐतराज़ का कारण था ही। मेरा सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि मेरे विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिस पे मैंने मेहनत की, मेरे नेता अपनी अंतिम सांस तक जिस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करते रहे, उसको आप सरकारी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और मैं यही शिकायत मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष भी रखी थी कि क्यों आप सात निश्चय पर आप काम कर रहे हैं, क्यों सात निश्चय के साथ आप जा रहे हैं, जबकि सात निश्चय एनडीए गवर्नमेंट का एजेंडा कभी रहा ही नहीं है। सात निश्चय महागठबंधन के वक्त बना था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गठबंधन में थे, उस वक्त सात निश्चय बना था। आज की जो सरकार चल रही है उसमें भाजपा का एजेंडा है कहाँ? सरकारी एजेंडे में भाजपा का एजेंडा है ही नहीं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, तो क्या गलत बोल रहे हैं भाई? उन्हीं के ही पार्टी के एजेंडे पे आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उन्हीं के साथ तो चल रहे हैं ये लोग, तो क्या गलत है इसमें? देखिए, मौजूदा परिस्थिति में बिहार में जो सरकार चल रही है वो सत्ता के लिए ही समझौता कर रही है। मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जबकि नैतिकता आधार नहीं बनती है। तीसरे नंबर की पार्टी जनादेश किसी के लिए भी हो, मुख्यमंत्री जी के लिए तो वो जनादेश नहीं था। आपका विरोधाभास हर विषय पर रहा है। यहीं इसमें पटना यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मांग की थी, ठुकरा दी गई। विशेष राज्य के दर्जे की मांग मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं, नहीं कबूल की जाती। तमाम तरीके के नियम कायदे कानून उनको पढ़ा दिए जाते हैं। वही विरोधाभास मुख्यमंत्री जी का पेगासस पे जांच की मांग मुख्यमंत्री जी करते हैं। जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं जब भाजपा नहीं करती। जातिगत ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भाजपा की अलग राय, मुख्यमंत्री जी की अलग राय।
वो तमाम बड़े विषयों पर सदन से वॉकआउट कर लेते हैं विपक्ष के साथ अग्निपथ को लेकर। तो हर विषय पर जब इतना विरोधाभास है तो साथ क्यों है भैया? कारण सिर्फ सत्ता का लालच ही है, यही एकमात्र कारण हो सकता है। नहीं तो इतने विरोधाभास के बाद तो जनता के बीच जाना चाहिए और एक नया जनादेश लेकर आना चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ रही है, दूसरी तरफ आपके कई कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं पार्टी। बात चंदन सिंह की कर ले, उनको निकाला गया, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश स्तर पर लिया गया एक फैसला है, इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इलाकी आप किसके तरफ जा रहे हैं? आप किसके तरफ जा रहे हैं? मैंने अभी इस प्रश्न का जवाब दिया, ये चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। चुनाव के वक्त तय किया जाएगा, महागठबंधन का हिस्सा या एनडीए का हिस्सा। प्राथमिकता अभी अपने संगठन को मजबूत करना, प्राथमिकता गठबंधन के वक्त बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जो प्राथमिकता देगा उसके साथ जाना होगा। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल न्यायालय के आदेश पर ये कदम उठाया जा रहा है। मैं न्यायालय के आदेश पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए बोलता हूं, उस वक्त प्रशासन कहाँ होता है जब निर्माण चल रहा होता है? उस वक्त कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा होता है? क्यों प्रशासन निर्माण के वक्त अपनी आंखें मूंद लेता है? और जब कोई अपना घरौंदा बसा लेता है, जब कोई अपना आशियाना बसा लेता है, उसके बाद यकायक न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की नींद खुलती है और बुलडोज़र लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं। मेरी शिकायत है, और आज भी आप चले जाइए, जितने भी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स हैं चले जाइए, क्या सारे प्रोजेक्ट्स बाय लॉ चल रहे हैं? और अगर नहीं चल रहे तो कौन जिम्मेदार है? जितना बनाने वाला अवैध तरीके से जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार वो प्रशासन के लोग भी हैं जो आंख मूंद कर इस तरीके की अवैध चीज़ों को होने देते हैं और बाद में न्यायालय के आदेश पर बुलडोज़र लेकर पहुंचते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे चाचा हैं भाई, वो भले वो मुझे अपना भतीजा नहीं मानते, पर मेरे जो उनसे संबंध रहे हैं वो तो हैं, खून का रिश्ता है, उसे तो कोई बदल नहीं सकता। मेरे चाचा, उनको भी मैंने आमंत्रण भेजा है, आए नहीं आए ये उनकी इच्छा पर है। पर मेरा उत्तरदायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे चाचा हैं, उस नाते भी उस क्षेत्र के सांसद हैं, उस नाते भी मैं अपनी तरफ से मैं उनको आमंत्रित करूंगा। आमंत्रण मैंने उनके यहाँ ज़रूर भिजवाया। नहीं भाई, उधर से कोई ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, जानकारी नहीं मिली। बट बहरहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्थ है। हम लोग सरकार की दया पर नहीं है कि वही करते तभी हम लोग करते। हम लोगों ने फैसला लिया, बिहार के 40 जिलों में पार्टी ही अब हमारे नेता की मूर्ति लगाएगी। और मैं आग्रह करूंगा, खाने का भी इंतज़ाम है, तो आइए हम सब लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। और पुनः एक बार आप सबको 5 तारीख वाले कार्यक्रम के लिए विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर आप सबको आमंत्रित करता हूँ।